Hello everyone, welcome to Exam Frontier. In today's lecture, we are going to discuss the decline of Mughals. और इसमें मेनली औरंगजेब की डेथ के बाद का जो पीरियड है उसको देख रहे हैं, जिसमें औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर भी जिसको बोला जाता है 1857 तक की हिस्ट्री को समझना इम्पोर्टेंट है। देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सडनली औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल रूल जैसा इतना पावरफुल एम्पायर ये सडनली कोलैप्स हो गया। और औरंगजेब ने अपने टाइम पे ऐसी क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से उसको अपने लास्ट टाइम पे उसको पता चल गया था कि ये एम्पायर वैसा नहीं रहने वाला जैसा पहले हुआ करता था। नाउ अबाउट दैट इसके डिक्लाइन को समझने के लिए वी हैव टू सी द बैकग्राउंड। तो सबसे पहले अगर मुगल एम्पायर की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो 1526 में जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता था उसके बाद उसने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था 1526 में। एंड देन इट फॉलोड मल्टीपल रूलर्स जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। लेकिन जैसे ही अब औरंगजेब की डेथ होती है 1704 में उसके बाद मुगल एम्पायर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये दिखना शुरू हो जाता है और इसी से पता भी चलता है कि मुगल उसका जो फाउंडेशन है वो वीक हो चुका है। जैसे इसके इम्पैक्ट जागीरदारी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस में भी दिखने शुरू हो गए थे। और जो एम्पायर 1707 तक इतना बड़ा एम्पायर था और इतना स्ट्रांग एम्पायर था कि इसने पूरे इंडिया को अपने अंडर रखा था। इनफैक्ट औरंगजेब से पहले सिर्फ अशोक ऐसा किंग था इंडिया का जिसने पूरे इंडिया को अपने अंदर कब्जा कर लिया था। वो औरंगजेब की डेथ के तुरंत बाद कोलैप्स होना शुरू हो गया। तो इसके अगर मेजर रीजंस को समझने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले तो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स। और इनका इमरजेंस कैसे होता है तो ये देखो मुगल कोर्ट में भी बैठे हुए लोग थे जिनको सबसे पहले जो मुगल्स हैं उनकी वीकनेसेस का पता चलता है और ये धीरे धीरे अपने लिए अलग किंगडम्स निकालने शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे पहले जो थे वो थे सक्सेसर स्टेट्स। देखो यहाँ पे जो किंगडम्स अलग होना शुरू हुए उसमें से उसमें डिफरेंट टाइप के किंगडम थे जैसे सक्सेसर स्टेट हो गए, रिबेलियस स्टेट हो गए और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए। और अगर इन तीनों में डिफरेंस की बात करें तो सक्सेसर स्टेट्स वो थे जो मुगल्स के जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स थे या उन्हीं के कोर्ट में बैठे हुए लोग थे वो अपने लिए अलग अलग किंगडम निकाल रहे थे। जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया। और दूसरा जो जो ये थे रिबेलियस स्टेट्स थे इसमें दो मेजर पावर सबसे जो ज्यादा सामने आती हैं वो है राजपूत और मराठास। ये हमेशा से ही मुगल्स के खिलाफ थे और हमेशा से ही रिबेलियस रहे हैं। लेकिन जब अकबर ने कुछ पॉलिसीज लाई थी जैसे राजपूत पॉलिसी और मराठास के लिए भी उसने कुछ अलग से पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी उसके बाद से ये थोड़े शांत बैठे थे थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही इनको दिखना शुरू हुआ कि मुगल पावर वीक हो रही है इन्होंने भी अपने लिए अपने अपनी इंडिपेंडेंट घोषित कर दी। और उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो थे न्यूली इमर्ज्ड जो स्टेट्स थे जो पहले मुगल्स के अंडर में नहीं थे, नए जो बन रहे थे जैसे ट्रेवनकोर हो गया या महाराजा रंजीत सिंह का किंगडम हो गया। तो ये न्यूली इमर्ज्ड स्टेट थे। और इसी के टाइम पे जब निजाम उल मुल्क ये जो हैदराबाद का रूलर था जिसने हैदराबाद को फाउंड करा ये और बुरहान उल मुल्क जो अवध का था जिसने अवध को इंडिपेंडेंट करा। ये सारे जब अपने अपने लिए अलग अलग किंगडम्स निकाल रहे थे तो अंग्रेज भी इनको देख रहे थे और उनको भी पता चल रहा था कि मुगल एम्पायर किस तरह से धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। उसी तरह से ये रिबेलियस स्टेट थे तो इन्होंने तो ऑलरेडी बहुत सारे बैटल्स जो मुगल्स के खिलाफ करके रखे थे जैसे बैटल ऑफ तराई हो गया, बैटल ऑफ चंदावर हो गया। तो और बैटल ऑफ खानवा हो गया। तो इन लोगों को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली थी। ये लोग भी अपने लिए अलग अलग कर ही रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंट घोषित कर ही रहे थे। तो अंग्रेजों को भी पता चल रहा था कि अब जो मुगल्स हैं उनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा है और हमें भी अपने लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अभी ये सही टाइम। जो दूसरा बड़ा रीजन हमें मुगल्स के डिक्लाइन का दिखता है ये इंटरनल डिके। जिस तरह से यहाँ पे पूरा मुगल कोर्ट डिफरेंट फैक्शंस में बट गया था और ये फैक्शंस ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये जो डिके था ये होना ही था। और एक टाइम पे जब सल्तनत का डिक्लाइन हुआ था तो उसका भी मेन रीजन यही बना था। और अगर मुगल कोर्ट की बात करें तो जो ये फैक्शंस में बटा हुआ था उसमें थे टर्क्स, ईरानी, गुलाम, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदू एंड अफगान। ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिसमें पूरा जो मुगल कोर्ट था ये बटा हुआ था। एंड इसमें से अगर हम लोग टर्क्स की बात करें और ईरानी की बात करें तो ये एक अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। और इनको जो मुगल कोर्ट है यहाँ पे ज्यादातर सुपीरियर पोजीशन मिलती थी और इनका मुगल कोर्ट में ज्यादातर कंट्रोल होता था। लेकिन
सॉरी, अगर इसमें हिंदुस्तानी फैक्शंस की बात करें तो ये जो मुस्लिम थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे, ये वो थे, ये ज्यादातर हिंदू से मुसलमान बने थे या कन्वर्टेड लोग थे। तो इस वजह से इनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और इनको जो मुगल कोर्ट था उसमें हमेशा जो लोअर पोजीशन थी उसमें रखा जाता था। और उसी उसी में जो ये हिंदू थे ये ओरिजिनल हिंदू थे, जो हिंदू फैक्शन था वो वाला। और उसके बाद थे ये अफगान। तो इनमें आपस में इस वजह से इनमें आपस में सुपीरियरिटी की लड़ाई चलती रहती थी कि किसमें ज्यादा से ज्यादा मुगल का जो मुगल कोर्ट है उसमें कंट्रोल होगा। और इनफैक्ट अगर जो मुगल रूलर है या उनके सक्सेसर्स हैं वो वीक हो रहे हैं तो फिर ये लड़ाई बढ़नी एक तरह से नॉर्मल ही थी। और अगर 1707 की बात करें तो 1707 में यही हो रहा था जब वो वहाँ पे जो हिंदू और हिंदुस्तानी जो पॉपुलेशन है, इन दोनों की टोटल जो पॉपुलेशन है वो मिलकर यहाँ पे 50% पहुंच गई थी। इसी वजह से जो ये टर्किश फैक्शन था और ईरानी फैक्शन था, इनको इससे थ्रेट फील होने लगा था। इनफैक्ट जब जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने जब नेक्स्ट जो एम्परर हो इसको ये यही पावर में लेके आएंगे और इसकी वजह से इनका जो ये थ्रेट है ये बढ़ते ही जाने वाला था। और जब ये फारूक सियार नया मुगल एम्परर बनता है तो इससे जो सैयद ब्रदर्स हैं इनकी पावर बढ़ती है और इससे जो ईरानी फैक्शन है और ये जो टर्किश फैक्शन है इनके जो हेड होते हैं निजामुल मुल्क एंड बुरहानुल मुल्क, ये कंस्पायर करना शुरू कर देते हैं। वजह से सैयद ब्रदर्स को मारेंगे भी और एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इसको अपने साइड करेंगे और उसके बाद जो पूरा कोर्ट है उसमें टर्किश नोबेलिटी इसकी जो सुपीरियरिटी है उसको फिर से स्टैब्लिश किया जाए। और ये पॉसिबल हो रहा था क्योंकि अब जो मुगल रूलर्स थे वो वीक हो चुके थे और ये सारे लोग जितने भी फैक्शंस थे ये अपने अपने हिसाब से कोर्ट को चलाएंगे। जिसमें अगर बहादुर शाह फर्स्ट इसकी बात करें जिसका टाइम पीरियड 707 से 712 के बीच में था, इसका एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन जो इसी के कोर्ट में था, इसका नाम था काकी खान। इसने इसको टाइटल दिया था शाह ए बेखबर। मतलब इसका जो इसके आसपास क्या चल रहा है इसकी सराउंडिंग में इसको कुछ पता ही नहीं होता था। ये अपने ही में इतना बिजी रहता था। वैसे सुनने में तो ये टाइटल जो शाह ए बेखबर है ये बहुत फनी लग रहा है लेकिन ये बहुत सीरियस चीज थी। अगर कोई मुगल एम्परर है और उसके खिलाफ कोई इस तरह से आरोप आरोप लगा रहा है तो एक बहुत सीरियस चीज थी क्योंकि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था ये हमेशा से सल्तनत के टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और मुगल्स भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। इनफैक्ट जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम से ही ये डिपार्टमेंट है इसका जो एवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था और मुगलों के टाइम पे ये अपने पीक पे था। और मुगल्स के टाइम पे इसमें दो ऑफिसर्स हुआ करते थे, बरीद एंड मुनियाज। ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जो सारी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करते थे। और अगर औरंगजेब की बात करें तो ये अगर मॉर्निंग में वो सबसे पहले उसका जो काम होता था वो यही होता था कि वो 4 से 5 घंटे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसको पढ़ता था। और इनफैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चाहे शिवाजी हो वो भी जो अपना उनका जो दिन का स्टार्टिंग होता था वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ने से होता था। और अगर इसकी और ये कितनी इंपॉर्टेंट थी अगर इसकी बात करें तो जो राजपूतों में जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था 1192 में, इसका जो मेजर रीजन था वो यही था कि इनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। और इन पे जब अटैक हो रहा था तो ये इनके जब घर के बाहर तक जब वो आर्मी आ गई तब इनको पता चला कि इन पे अटैक होने वाला है और उसके पहले इनको पता ही नहीं चला। और इसी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी हारा था। और इसी तरह से जब नादिर शाह ने अटैक करा था जो बैटल ऑफ करनाल हुआ था उसमें भी जब उसने पेशावर पूरा क्रॉस कर लिया तब जाके मुगलों को पता चला कि नादिर नादिर शाह अटैक करने के लिए आ रहा है। उसके पहले इनको वो पूरा काबुल से लेके पेशावर तक आ गया और इनको पता नहीं चला कि नादिर शाह अटैक करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि उस टाइम पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती है, नहीं होती थी जैसे अभी होती है कि आर्मी रेडी होती है अटैक करने के लिए। उस टाइम पे आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होती है फिर आपको आर्मी बुलानी पड़ती थी और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप इतनी जल्दी आर्मी कैसे इकट्ठा करोगे, राइट। तो अगर इसी के कोर्ट में बैठा हुआ हिस्टोरियन इसको इस तरह का अगर टाइटल दे रहा है तो ये एक बहुत सीरियस चीज थी। उससे पता चलता था कि जो लेटर मुगल्स थे ये अपने आप में इनकी जो पावर है वो कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी और इनका जो इंटरेस्ट था वो कैसे कमजोर हो रहा था। उसके बाद अगर मुगलों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे कैसी थी तो ये ऑलरेडी इनकी वीक हो चुकी थी। इनफैक्ट अगर शाहजहां को देखें इसी के टाइम से इनका फाइनेंशियल डिपे शुरू हो चुका था और उसका जो जील था आर्ट एंड कल्चर को लेके और जिस तरह से उसने उसमें पैसा लगाया था इसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ड्रेन होना शुरू हो गई थी। इनफैक्ट अगर ताजमहल को देखें तो ताजमहल को जब इसने बनवाया था तो उसमें से उस टाइम पे 10 करोड़ रुपए लगाया था और 10 करोड़ रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और इसी के चलते और अगर साथ में इसका देखें इसने एक न्यू सिटी बनवाई थी जिसमें इसने 25 करोड़ रुपए लगवाया था। तो इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो तो उसके लिए आपका जो ट्रेजरी है वो खाली तो होना ही था। और लेकिन जब औरंगजेब एम्परर बनता है तो वो क्योंकि ऑलरेडी ऑर्थोडॉक्स था
तो उसको ये सारी चीजें पसंद भी नहीं थी, तो उसने इनको बैन कर दिया पूरी तरह से। जो आर्ट एंड कल्चर था उसके एम्पायर में बैन ही था। लेकिन उसने जो डेक्कन कैंपेन की है और उसमें जिस तरह से उसने पैसा लगाया, तो उसका जो जो इनकी ट्रेजरी थी उस टाइम पे, क्योंकि काफी ठीक थी तब तक, उसने उसकी वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस होना शुरू हो गए, जैसे जागीरदारी क्राइसिस हो गया, या एग्रेरियन क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। और ये 27 साल तक दिल्ली से बाहर था, तो इनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये भी इनके वीक होने शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर इनका एडमिनिस्ट्रेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आप जब इतने लंबे टाइम तक आप अपनी कैपिटल से बाहर हो, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी वीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पीजेंट बर्डन अगर देखा जाए, तो उन क्योंकि ऑलरेडी वॉर में था इतने टाइम से, हैवी टैक्स इसने लगाया हुआ था, जैसे जजिया हो गया। So, और जो वहाँ पे जो मेजोरिटी उस टाइम पे कौन थी, हिंदू कम्युनिटी थी। और हिंदू कम्युनिटी पे आपने इतना ज्यादा जब टैक्स बर्डन डाला, तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक होनी शुरू हो गई, और उसकी वजह से जो इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये घटना शुरू हो गया। इनफैक्ट उन्होंने, जो फार्मर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी लैंड को बिना उसको उसने बिना खेती के ही छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे उनके पास पैसा ही नहीं था एग्रीकल्चर के लिए। और जो लेवीज उन पे लगाई जा रही थी, उसको भी वो इस हालत में नहीं थे कि उसको वो पूरा कर पाए। उसके बाद अगर ट्रेड ट्रेड डिस्ट्रप्शन की बात करें, तो उस टाइम पे जो मर्केंट थी, क्योंकि इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी चल रही थी, अगर आप वॉर चल रहे हैं तो वहां पे ट्रेड कैसे सर्टेन होगा, तो वहां उसकी वजह से जो इनका वहां से भी रेवेन्यू आ रहा था वो भी कट ऑफ हो गया, और पूरा ट्रेड है ये स्लो पड़ गया। और जब बहादुर शाह ये मुगल एम्पायर बनता है, तो इसके टाइम पे ये क्राइसिस ये बढ़ने ही वाली थी। और इसी को टैकल करने के लिए जब औरंगाबाद में ये औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, तो इसने के बाद पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अडॉप्ट करी थी। अब इस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की अगर बात करें, तो जैसे ही औरंगाबाद में इसकी डेथ होती है, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इसके साथ में ही था। इनफैक्ट उस टाइम पे जो किंग होता था वो जहाँ पे जाता था उसके साथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी जाता था। तो इसीलिए, क्योंकि जो औरंगजेब था वो औरंगाबाद में ही उसकी डेथ हुई थी, तो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ में वहीं पे था। तो जैसे ही ये जो मुअज्जम था, ये बहादुर शाह फर्स्ट था, ये जैसे ही मुगल एम्परर बनता है, ये तुरंत वहां से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दिल्ली लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता था कि डेक्कन में उनका रहना पॉसिबल नहीं है, और वहां के जो लोग हैं वो बिना इंटरनल ऑटोनॉमी के मानेंगे नहीं, और ना ही वो उनको अपना रूलर मानते हैं। और इसीलिए इसको जो, और दिल्ली भी 27 साल से खाली पड़ी हुई थी, और जो वहां पे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी इसको पता चल रही थी, तो इस वजह से ये जल्दी से जल्दी दिल्ली वापस आना चाह रहा था। और इसीलिए इसने जो मुगल्स थे, जो सॉरी जो मराठास थे, उनसे इसने वहां पे रिकनसाइल करने की कोशिश करी। और उस टाइम पे जो साहू महाराज थे 1707 में, उनसे उनको इसने इंटरनल ऑटोनॉमी ग्रांट की, और उनसे एक तरह से हाफ हर्टली बोले कि इसने उनसे रिकनसाइल किया, और जो डेक्कन है उससे ये दिल्ली आ गया। और उसी तरह से जो सिख थे, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे, या जो सिख जितने 9th सिख गुरु थे, उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवाया था। तो औरंगजेब के रिलेशन सिक्स के साथ भी अच्छे नहीं थे, और जो रिबेलियन थे वो कंटिन्यूअसली होते रहते थे। तो इससे इनके साथ भी इसने रिकनसाइल करने की कोशिश की, लेकिन जो बंदा बहादुर था उस टाइम पे वो माना नहीं। और उसके बाद 1715 में बैटल ऑफ करनाल होता है, और उसके बाद इसको, जो बांदा बहादुर है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद सिख थे, इनके साथ में जो इनकी आर्मी थी, इसको धीरे धीरे खत्म किया जाता है और इनको भी शांत करा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट था जो जाट थे, क्योंकि ये भी, क्योंकि औरंगजेब से उस टाइम पे सारे ही नाराज थे, तो ये एक लेकिन माइनर प्रिंसिपैलिटीज थी। तो और इसका जो फाउंडर था वो था चूरमन। तो इनके साथ भी इन्होंने रिकंसिलिएशन अडॉप्ट करा, रिकंसिलिएशन की पॉलिसी, और इनको कुछ प्रिंसिपैलिटीज थे और इनको भी शांत किया। लेकिन इसकी वजह से ये क्या, ये लोग इन लोगों से जो रिकंसिलिएशन चल रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो और भी ज्यादा घट रहा था। और उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी इनको प्रॉब्लम हो रही थी, इनका इकोनॉमिक स्ट्रेन चल रहा था, और अगर आपके रेवेन्यू सोर्स और घटते जाएंगे, तो फिर आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने ही वाली है। मगर बहादुर शाह फर्स्ट को देखें तो इसने बहुत कोशिश करी थी, जो इसका टेन्योर था 1707 से 1712 के बीच में, कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको टैकल करे। और इसने काफी हद तक इसने ये सफल भी जाता है, जैसे इसकी पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन हो गया और बाकी सारी पॉलिसीज हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब ये मुगल एम्पायर बना था 1707 में, तो ये 63 साल का था, और 67 साल की एज में इसकी डेथ हो जाती है। और जो डेथ थी और वो नेचुरल डेथ थी, लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है, और जो पॉलिसीज थी वो उनको फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो जो दिल्ली 27 साल से खाली पड़ी हुई थी और एक तरह से सब कुछ अनसर्टेन था, वहां पे फिर से ये अनसर्टेन सिचुएशन खड़ी हो जाती है।
तो आज हम लोग जो लेक्चर है इसको यहीं पर बैठने वाले हैं। इसके बाद जो रिलेटेड मुगल्स जो बचे हुए हैं जैसे जहांगीर शाह हो गया, फारूक शियार हो गया, इन सबको हम लोग वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो और इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई कंटिन्यू द सीरीज। थैंक यू सो मच।